जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बिहार बीएड 2022 में आने वाले 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और ये सारे क्वेश्चन पॉलिटी के हैं। सबसे पहले जान लीजिए कैसे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार बीएड 2022 की डिस्कशंस और पीडीएफ कैसे आपको मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको लिखना है ड्रीम सेवक आईएएस। जैसे ही आप ड्रीम सेवक आईएएस लिखोगे तो वहां पर आपको बीएड 2022 वाली ये ग्रुप मिल जाएगी और साथ ही साथ एक ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का ड्रीम सेवक आईएएस के नाम से। ये एक पब्लिक चैनल है, इसको आप इन दोनों ग्रुप्स को आप जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको साथ साथ रिप्लाई करना है। क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए अगस्त 1946 में, जुलाई 1946 में, जून 1946 में, जुलाई 1947 में। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ। गठन कब हुआ था ये आपको बताना है। यहां पर बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 ईस्वी में। तो संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 में हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 9 जुलाई 1946, 9 जून 1946, 9 अगस्त 1946। आपको बताना है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो याद रखिएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, है ना। संविधान सभा की अगर आपसे आखिरी बैठक पूछा जाए तो 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। और संविधान सभा जो है ये संविधान बनाने का काम कर रही थी और संविधान बनाने में टोटल जो समय लगा था वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा हुआ था। चलिए देखिए आगे के क्वेश्चन करने से पहले एक चीज बता दूं कि ड्रीम सेवक आईएएस चैनल को आप सभी बीएड एंट्रांस के लिए, जितने सारे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनके लिए, साथ ही साथ सीटेट और करंट अफेयर्स के लिए आप जो है आंख बंद करके इनको सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है। ये सारी चीजें आपको एक ही चैनल ड्रीम सेवक आईएएस में मिलने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? यहां आपसे पूछा गया है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अस्थायी सदस्य थे। तो यहां पर बी नंबर में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी भीमराव अंबेडकर। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था और फिर जब बैठक स्टार्ट हुई तो उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसीलिए इनको जो है यहां पर अध्यक्ष चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? अभी अभी मैंने आपको बताया कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और बाद में जब हमारा चुनाव हुआ तो 1952 ईस्वी में ये जो है भारत के राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी बी.एम. राव। बताइए संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए जो प्रारूप समिति है इसी को इंग्लिश में कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में प्रिपेयर करते हैं तो याद रखें ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी को ही हिंदी में प्रारूप समिति कहा जाता है। यह बार बार आएगा इसलिए आप एक बार समझ जाइए कि ड्राफ्टिंग कमेटी को ही प्रारूप समिति कहा जाता है। अब आंसर मिल गया होगा और बहुत सारे लोग सही आंसर यहां पर कमेंट में लिख रहे हैं और ये आंसर हो जाएगा हमारा बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 26 नवंबर 1950 को या फिर डी 26 नवंबर 1949 को। तो देखिए संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था? तो देखिए संविधान सभा को जो एडॉप्ट किया गया था, वो किया गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को। जिस दिन हमारा संविधान सभा बनके संविधान जो है बनके तैयार हुआ था उसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडॉप्ट किया गया था, है ना। अगर इन्फोर्स करने की बात करें, लागू करने की बात, तो इन्फोर्समेंट हमारा
26 जनवरी 1950 से हुआ था। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जहां पर भी अंगीकृत या एडॉप्ट आएगा वहां पर हो जाएगा हमारा 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने इसको अंगीकृत अधिनियमित किया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है ना। ऑप्शंस इसके नीचे भी हैं, एक सेकंड मैं आपको सारे ऑप्शंस दिखा देता हूं। चलिए यहां पर देख लीजिए, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। पहला, ये जो धर्मनिरपेक्षता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है, सबसे पहले समझ लीजिए, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, चलिए इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म, ठीक है, सेक्युलरिज्म। आपने पढ़ा होगा एक सेक्युलर स्टेट क्या होता है या इंडिया का सेक्युलरिज्म क्या होता है, जब आगे क्लास होगी तो उसमें और भी बताएंगे अच्छे से आपको। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, देखिए पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं। पहले मैं आपको क्लियर ही करा देता हूँ धर्मनिरपेक्षता कहते किसे हैं। देखिए सेक्युलरिज्म जो है इंडिया में, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है दो चीज़ें। पहला, जो इंडिया है ना उसका अपना कोई एक ऑफिशियल स्टेट नहीं होगा, कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। दूसरा है, इंडिया किसी भी धर्म के बीच में भेदभाव नहीं करेगा, सबसे समान दूरी बनाए रखेगा, यानी इक्वल डिस्टेंस, ईडी याद रखिएगा आप, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा। ओके, और साथ ही साथ नो ऑफिशियल रिलीजन, ये हमारा धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, ये इंडिया के सेक्युलरिज्म का मीनिंग है। अब आते हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए, राज्य का मुखिया एक निर्वाचित व्यक्ति होगा। ये देखिए रिपब्लिक वर्ड का मतलब होता है ना, रिपब्लिक वर्ड का मतलब होता है कि राज्य का मुखिया जो है वो निर्वाचित व्यक्ति होगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा, बिना भेदभाव के सभी संस्कृतियों के प्रति समान आचरण, सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए है। ये देखिए, ये जो है आपका डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है, तो ये धर्मनिरपेक्षता में तो आएगा नहीं। ओके, पहला वाला भी हमारा रिपब्लिक है तो ये भी नहीं आएगा। इसके अलावा किसी धर्म का उपदेश देना, मानना और क्षेत्र करने की स्वतंत्रता, यानी किसी धर्म का उपदेश देना, मानना और क्षेत्र करने की जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं बी नंबर को यहाँ पर कह रहा है कि बिना भेदभाव के सभी संस्कृतियों के प्रति समान आचरण रखना, यानी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को ये कह रहा है कि वो किसी भी संस्कृति के बीच में भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी संस्कृति हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, है ना, क्रिश्चियन हो, है ना, या फिर पंजाबी हो, ओके, सिख समुदाय हो, किसी भी संस्कृति के प्रति समान आचरण रखना है, यही तो है हमारा सेक्युलरिज्म का मॉडल। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। डी नंबर में आपको डाउट हो रहा होगा, लेकिन किसी धर्म का उपदेश देना, तो धर्म का उपदेश देना ये धर्मनिरपेक्षता के अंदर में नहीं आता है। ओके, और या फिर उस धर्म का उपदेश मानना, इंडिया चूंकि एक कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है तो किसी भी धर्म का ये उपदेश नहीं मानेगा ये। ओके, सभी संस्कृति के प्रति समान आचरण रहेगा। काफ़ी डिस्कशन हो गई, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो है पूरी तरह से आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अच्छा, एक स्टोरी है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था, तो इसको फिर 2 महीने का वेट करके हम लोगों ने यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया। तो आपको पता होगा कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का यह अधिवेशन था। और आपको एक और चीज़ इसमें याद रखना है कि लाहौर अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, नाम है JLN, जवाहरलाल नेहरू। 1929 में जब ये लाहौर अधिवेशन हुआ था तो इसमें एक चीज़ निकल करके आई थी। सबसे पहली 2 बात हुई थी इस सेशन के अंदर में। सबसे पहला चीज़ जो है आपको याद रखना है वो है पूर्ण स्वराज की मांग। तो पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1929 का अधिवेशन था, और ये कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। ओके, दूसरी चीज में आ जाते हैं। पूर्ण स्वराज को क्या कहा जाता है? ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस आप इसको कह सकते हैं। ओके, तो दूसरा चीज क्या हुआ था? दूसरा चीज ये कहा गया था कि अंग्रेज जो है अगर वो आज़ादी नहीं देंगे तो हम जो है हर साल 26 जनवरी को, है ना, हर साल 26 जनवरी को, यानी इसी साल से 1929 का ये हमारा नवंबर का सेशन था। नवंबर के बाद जो है ये दिसंबर और जनवरी, जो अगला जनवरी आने वाला था, जनवरी 1930 का, तो इसमें यहाँ से प्रण लिया गया इसी मीटिंग में कि हर साल इस दिन को
हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 26 जनवरी को, चूंकि हर साल 1930 से ही हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे, तो इस दिन की इम्पोर्टेंस बनी रहे और ये एक इम्पोर्टेंट डे था, इसीलिए इसको जो है हम लोगों ने संविधान को इसी दिन लागू किया, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी का वेट करने के लिए हम लोगों ने 2 महीने का समय दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है ना। संविधान का कुंजी जो है, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान की प्रस्तावना, संविधान के उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उसी को संविधान की कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। इसी को आप याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसी को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आइडेंटिटी कार्ड, ये संविधान का पहचान पत्र हुआ। जैसे पहचान पत्र में आपकी पूरी कुंडली लिखी होती है, उसी तरह से ये हमारा जो संविधान है वो कैसा होगा जब आप इसको पढ़ोगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व्ड इंडिया इनटू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। और इसको याद करने का एक ट्रिक है S3DR, है ना। एस से क्या हो गया? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, 3S, D से डेमोक्रेटिक, R से रिपब्लिक। ओके, और कभी डिटेल से इन सारी चीज़ों को आपको बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो देखिए, यहाँ पर संसदीय प्रणाली जो है, इसका इंग्लिश होता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, तो आपको ये बताना है, इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है और पार्लियामेंट ही जो है देश चलाती है। तो शासन की जो संसदीय प्रणाली है, ये किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन से हमारा जो है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही चुना, प्रेसिडेंशियल को नहीं चुना। इसके क्या कारण है? इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला चीज़ है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा झंझट थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा झंझट थी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, काफ़ी ज़्यादा झंझट थी इसमें। ओके, दूसरा जो इसमें हम लोगों ने यहाँ पर क्यों चुना, क्या कारण था? दूसरा था कि हम लोग काफ़ी फैमिलियर थे। भारत के लोग पिछले 50 सालों से, 50 वर्षों से भी ज़्यादा समय से क्या थे? पार्लियामेंट्री सिस्टम के आदी हो चुके थे, है ना। सारी सिस्टम को समझ चुके थे। अब नया सिस्टम लाने का मतलब था फिर से लोगों को सारी चीज़ें समझाना, सारी चीज़ें बताना। और आपको पता है एजुकेशन लेवल उस समय के काफ़ी कम था, तो इसीलिए जो हमारी वर्तमान सरकार थी उस समय की, उन्होंने ये डिसाइड किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ ही जाएंगे। तो ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 11 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं दी गई है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को किस चीज की स्वतंत्रता नहीं दी गई है? तो यहां नहीं वर्ड पर आपको ध्यान देना है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, भारत के किसी भाग में रहने और बसने का। तो देखिए, जब आप पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19A में साफ साफ लिखा हुआ है, बहुत सारे अधिकार हैं, है ना, आर्टिकल 19 के अंदर में। तो वहाँ पर एक अधिकार ये भी है कि आप भारत के किसी भी भाग में बस सकते हो। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर में आते हैं, भारत के संघ शासित प्रदेशों में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की। तो इंडिया का जो यूनियन टेरिटरीज है ना, संघ शासित प्रदेश है, क्या हम उसमें स्वतंत्रता पूर्वक नहीं घूम सकते हैं? बिल्कुल घूम सकते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सशस्त्र के साथ शांतिपूर्ण एकत्रित होने की और संगति एवं संघ बनाने की। तो देखिए, जो यूनियन बनाने का होता है, एक संगठन बनाने का, यूनियन बनाने का, ये अधिकार तो है, लेकिन शांतिपूर्वक एकत्रित हो सकते हैं आप, लेकिन आपको कभी भी अस्त्र शस्त्र ले करके जो है प्रदर्शन नहीं करना है। आप वहाँ पर गन लेकर के, तीर कमान लेकर के, भाला लेकर के, इस तरह के हथियार लेकर के आप कभी भी पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। पीसफुल प्रोटेस्ट करो, लेकिन विदाउट अस्त्र शस्त्र। ओके, तो ये जो है, ये नागरिकों को अधिकार नहीं दिया गया है ये कि वो अस्त्र शस्त्र के साथ जो है एकत्रित हो जाए। ओके,
अस्त्र शस्त्र रहेगा तो बाद में शांति भंग भी हो सकती है, मर्डर भी हो सकता है, इसीलिए इस चीज़ को जो है हमारे संविधान में अलाउ नहीं किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन काफ़ी दमदार है और काफ़ी अच्छा है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है और इस तरह की वीडियोज़ और चाहिए आपको तो नीचे आप जो है कमेंट में यस लिख दें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, आपात को कहा जाता है इंग्लिश में इमरजेंसी, तो जो इमरजेंसी, उपबंध को कहा जाता है प्रोविजन। ओके, तो भारतीय संविधान में जो इमरजेंसी का प्रोविजन है ये किस देश से लिया गया है? काफ़ी आसान है। आपको पता है पूरी दुनिया में इमरजेंसी को सबसे ज़्यादा किस देश ने झेला है? तो आपको पता है कि जर्मनी ने झेला है। तो जर्मनी ने जब इमरजेंसी को झेला हिटलर के टाइम में, तो जर्मनी ने फिर से इमरजेंसी ना आ जाए इसलिए एक स्ट्रॉन्ग कानून बनाया, है ना। और वही स्ट्रॉन्ग कानून जो है पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग लगा, सबसे अच्छा कानून था, क्योंकि जर्मनी के ऊपर ये इमरजेंसी थोपी गई थी हिटलर के द्वारा। तो जर्मनी ने इस चीज़ को जिया था, तो उन्होंने इसको लेकर के कानून बनाया, इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर के। तो भारत ने जब पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस को हमने देखा तो वहाँ पर जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी प्रोविजन था ये सबसे बेस्ट लगा हमको, तो इसको हमने अडॉप्ट कर लिया। ओके, चलिए वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स लिया हुआ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, अभी मैंने बताया आपको, फंडामेंटल राइट्स जो है वो चार्टर ऑफ जो यूएसए था वहां से लिया गया है, तो अमेरिका से हमारा मौलिक अधिकार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, है ना? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, यहां पर बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जब भी यूनियन की बात आए, कोई भी कमेटी होगा, यूनियन की बात आएगा, सेंटर की बात आएगा, तो उस समय पता है आपको प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे थे? सेंट्रल लेवल के कौन नेता थे, है ना, पूरे इंडिया लेवल के, वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो जब भी कोई बात आती थी यूनियन की या फिर सेंटर की, तो हमेशा आपका आंसर होना चाहिए क्या? आंसर होना चाहिए था जवाहरलाल नेहरू। और जब भी बात आएगा स्टेट का, राज्य का बात आएगा, है ना, राज्यों के समूह का बात आएगा, उससे रिलेटेड कोई कमेटी की बात आएगी, तो हमेशा आपका वोट किसको जाना चाहिए? आपका वोट जाना चाहिए था किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ओके, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत हुआ क्या है कि 7th शेड्यूल है हमारे पास, है ना, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे, वहां पर 3 लिस्ट दिया हुआ है ना। कितने लिस्ट हैं टोटल? 3 लिस्ट है। मैं सब लिस्ट को आपको बता देता हूं। सबसे पहली लिस्ट है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल लिस्ट, है ना, या फिर यूनियन लिस्ट। दूसरा है स्टेट लिस्ट, और तीसरा है हमारा क्या? कनकरेंट लिस्ट, सीएल आप इसको कह सकते हो, है ना। एक सीएल हो गया आपका सेंट्रल लिस्ट, या फिर आपको इसको यूनियन लिस्ट कह दो। ओके, यूएल, एसएल और सीएल। यूनियन लिस्ट में केंद्र को अधिकार है कि ऐसे टॉपिक्स के ऊपर कानून बना सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यूनियन लिस्ट के अंदर में आपका क्या क्या आ गया, जैसे देखिए जो नेशनल लेवल की चीज़ें हैं, जैसे रेल आ गया, ठीक है, जैसे आपका यूनियन लिस्ट के अंदर में डिफेंस आ गया, राष्ट्र का मुद्दा है। जैसे आपका देखिए यूनियन लिस्ट के अंदर में सिक्योरिटी का इशू है, तो ये सिक्योरिटी आ गया, है ना। बॉर्डर मैनेजमेंट का इशू है, बॉर्डर मैनेजमेंट, ये सब कुछ इसके अंदर में आ गया। जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, ये आपका यूनियन लिस्ट के अंदर में आ गया। उसी तरह से स्टेट लिस्ट के अंदर में अगर हम लोग देखें तो स्टेट लेवल की जो इम्पोर्टेंस है वो आ गया। जैसे स्टेट लिस्ट के अंदर में आप देख सकते हैं पुलिस, आपने सुना होगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, है ना, दिल्ली पुलिस, झारखंड पुलिस, ये पुलिस जो है ये स्टेट लिस्ट के अंदर में आती है। इसके अलावा जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, है ना, ये सब कुछ जो है, चूँकि हर एक जगह की मिट्टी अलग अलग होती है, तो वहाँ पर खेती भी बिल्कुल अलग अलग होती है, तो एग्रीकल्चर को स्टेट लिस्ट के अंदर में डाला गया है। उसी तरह से आ जाते हैं हम लोग कनकरेंट लिस्ट के अंदर में। कनकरेंट लिस्ट में ऐसे टॉपिक्स हैं जो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे आपका यहाँ पर एजुकेशन हो गया, ये हमारा क्या है, ये
कनकरेंट लिस्ट के अंदर में है। तो इस तरह के 3 टॉपिक्स में डिवाइड किए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट पर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कहाँ से लिया गया है? ये डिवीज़न का जो इशू है ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ये डिवीज़न जो है ये हमारा कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। इसी चीज़ को अगर शॉर्ट में बोलें तो फेडरलिज्म, अगर आपसे कहा जाए कि इंडिया का जो फेडरलिज्म का मॉडल है ये कहाँ से है, तो आंसर क्या होगा? कनाडा से लिया गया है। ओके, फेडरलिज्म किसे कहते हैं? अगर मैं इसे इंग्लिश में एक लाइन में डिफाइन करूं, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर 2 और मोर देन 2 गवर्नमेंट and the power between them is divided by the constitution itself। संघवाद या फेडरलिज्म एक ऐसी पद्धति है जिसमें 2 या 2 से क्या होंगे? अधिक सरकारें हो सकती है और दोनों के बीच पावर का जो बंटवारा होगा वो संविधान के द्वारा किया गया होगा। इसी को कहा जाता है फेडरलिज्म या फिर संघवाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है? अनुच्छेद 5 से 7 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, देखिए अनुच्छेद 5 से 7 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नागरिकता से, बी मौलिक अधिकार, सी संघ और राज्य से, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो देख लीजिए, मौलिक अधिकार जो है ये 14 से 28 के बीच में है ना, तो ये तो नहीं होगा। ओके, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए आंसर हो जाएगा हमारा क्या? नागरिकता। जो अगर आप पहला देखोगे ना, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 देखोगे तो इसमें दिया हुआ है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पर क्या है? इंडिया को डिफाइन किया गया है 1 में, है ना। ये जो है इंडिया का डेफिनेशन दिया हुआ है और इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको 5 से 7 के बीच में नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया है कि कौन भारत का नागरिक होगा और उसमें क्या क्या टर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई है। ओके, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित जो है ये आपको 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो बताइए क्या भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता है? बिहार के अलग नागरिक हो गए आप, है ना, और साथ ही साथ क्या है? इंडिया के अलग नागरिक हो गए। जैसे आप यूएसए में जाओगे तो वहाँ पर डबल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है। वहाँ पर क्या है कि इंडिया जो यूएसए है, यूएसए के अंदर में आपको पता है टोटल जो है 50 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? टोटल 50 स्टेट्स हैं। हर एक स्टेट की अपनी एक नागरिकता होती है, सिटीजनशिप होती है, और साथ ही साथ ये जो आपका यूएसए स्टेट है इसकी एक अलग नागरिकता हो गई। लेकिन इंडिया के अंदर में क्या है? जो इंडिया का सिटीजनशिप होगा वो बिहार का भी होगा, है ना। जो बिहार का सिटीजन है ना, वही इंडिया का सिटीजन है। जो यूपी का सिटीजन है वही इंडिया का सिटीजन है। तो एक सिंगल सिटीजनशिप है हमारा। अगर आप भारत के नागरिक हो गए तो बस हो गया काम खत्म, आपको अलग से स्टेट की नागरिकता नहीं लेनी है। चलिए आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर, और इस पे हम लोग मैच करेंगे। मैच करने के बाद नीचे जो है आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा हमारा सही है। सबसे पहले मैच कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये हमारा फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार से लिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन समता का अधिकार। देखिए समता का अधिकार जो है, राइट टू जो इक्वालिटी है, ये हमारा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, ठीक है। उसी तरह से आते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अगर आप साफ साफ पकड़ोगे तो ये डायरेक्ट हमारा किस में है? 32 में है। तो हो गया ना, ए का हो गया हमारा 1 और यहाँ पर डी का हो रहा है हमारा क्या? 3। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ए का 1, डी का 3। वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार यानी बोलने की जो आज़ादी है, अभी भी मैंने कहा कि बोलने की जो आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। तो बी का हो जाएगा हमारा 4 और बच क्या गया हमारा? बच गया हमारा सी। तो सी का भी लिख लेते हैं। सी में बचा हुआ क्या है? सी में बचा हुआ हमारा धर्म की स्वतंत्रता, ये 25 में, आर्टिकल 25 में। तो सी का हो जाता है 2। तो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ए का 1 और बी का 4, सी का 2। ए का 1, बी का 4, सी का 2 और यहाँ पर डी जो है, डी का 3 नंबर। तो टोटल मैच हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? देखिए मौलिक अधिकार जो है किस पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। सही क्या आंसर होगा? तो देखिए जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ओके,
तो ये फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 यहाँ पर आ जाते हैं। पार्ट 4 के अंदर में, पार्ट 4 में हमारा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं आपको, बिहार बीएड 2022 की या फिर कोई भी बीएड 2022 की आप तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डेडिकेटेड बिहार बीएड 2022 के लिए डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, ये पेड ग्रुप होगा। थोड़ी सी फीस आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, बहुत कम फीस रखा जाएगा, अराउंड 300 से लेकर के 400 तक। और ये पूरी बिहार बीएड 2022 की कोर्स होगी, इससे अलग से कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर 4 महीने लेट भी एग्जामिनेशन होगी तब भी आपको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, 300 से 400 के बीच में होगा। और इसके क्या फ़ायदे होंगे इसको लेकर के एक अलग वीडियो बना देंगे। जैसे इसमें आप कोई भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, है ना, कोई भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। इसके अलावा जो है, जो भी पीडीएफ्स वगैरह होंगी वो सारी पीडीएफ यहाँ पर मिलेगा। अगर आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट के अंदर में, है ना, तो मेंबर्स का रिक्वेस्ट आने पर, आप लोगों का जो रिक्वेस्ट आएगा, इस पर जो है इंस्टेंट वीडियो उन टॉपिक के ऊपर जो है वो बनाया जाएगा और पूरी कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर कराया जाएगा। और हमारा टारगेट रहेगा कि हम 100+ ले करके आएँ इस ग्रुप के अंदर में, जितने सारे बच्चे होंगे सबका 100+ आए, ताकि सभी को गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल सके। ओके, और अधिक जानकारी के लिए कुछ और वीडियोस आएंगे 2-4 दिनों के अंदर में, उसमें हम आपको ये बताएंगे। अगर आप इस तरह का व्हाट्सएप ग्रुप चाहते हैं तो आपको सिर्फ जो है नीचे कमेंट करके बताना है कि यस, आपको कमेंट में लिखना है यस, तो मैं समझ जाऊंगा कि कितने बच्चे जो हैं इसके लिए तैयार हैं। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो देखिए 14 से 18 अभी हम लोगों ने देखा था, समता के अधिकार से संबंधित है। तो इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को कर लिया। देखिए ड्रीम सेवक IAS चैनल हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है ना, कैपिटल लेटर में, है ना, ये सब्सक्राइब बटन को आपको दबा देना है पहले। इसको दबाने के बाद एक घंटी बगल में आएगी, उस पर आपको ऑल चुन लेना है। ओके, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल से कैसे ज्वाइन करना है ये मैंने फर्स्ट में ही बता दिया है। और व्हाट्सएप ग्रुप जल्द ही आप लोगों के लिए आ रहा है, जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो सकेगी और रेगुलर वीडियोस भी, क्लासेस वगैरह जो है रेगुलर आने लगेगी। क्लास की कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन गाइडेंस और PDF जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके अलावा हर एक कदम पर आपको जो सपोर्ट दिया जाएगा इससे रिलेटेड, बीएड 2022 से रिलेटेड, है ना, इसके लिए हम एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, ताकि ऐसे स्टूडेंट जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं तैयारी को लेकर के और काफ़ी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उन सब का एक अलग ग्रुप हम यहाँ पर बना दें। और एक बात कहना चाहूँगा, गर्ल्स को यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर गर्ल्स यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर आते हैं, चूँकि ज़्यादा तो बीएड में गर्ल्स ही होते हैं, तो उनके लिए एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिससे उनकी प्राइवेसी बनी रहे और उनका जो है नंबर वगैरह वो लीक ना हो और कुछ भी गलत ना हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। हैव अ नाइस डे।